दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि हमारे विरुद्ध कोई ऐसा क्रिमिनल मामला कोर्ट में चल रहा है और क्रिमिनल मामला एफआईआर से दर्ज हुआ है या परिवाद है, तो उस मामले को हम बीच में ही कैसे समाप्त कराएं, आज इस विषय पर चर्चा है। अक्सर दोस्तों देखा है कि लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाती है और एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जो एफआईआर करवाने वाला है वो कुछ समय बाद ही, जैसे ही व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है या और कुछ ऐसा उसका नुकसान हो जाता है और मामला बहुत हल्की किस्म का होता है या झूठा होता है, तो जो वादी मुकदमा है उस पर एक दबाव बनने लगता है। उसको लगता है कि हमने गलती कर दी है और अब हम इस मुकदमे को नहीं चलाना चाहते। अक्सर मैंने देखा है दहेज हत्या के मुकदमों में शुरू में तो आदमी मुकदमा लिखा देता है, बाद में कुछ समय के बाद ही उसको लगने लगता है कि मैंने निर्दोष लोगों को फंसा दिया है। चूंकि दहेज हत्या के मामले में व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होता है जहां पर यह घटना हो रही होती है, उसमें सफाई जो भी देनी है अभियुक्त को देनी होती है कि कैसे किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे मुकदमे होते हैं, तंग करने वाले होते हैं। लोग लड़ाई झगड़े में, पता चला कि सिविल के मुकदमे चल रहे हैं और एक उन्होंने क्रिमिनल का कोई ऐसा मुकदमा लिखा दिया है जो मुकदमा बड़ा गंभीर है और आगे चला गया। उसमें चार्जशीट आ जाती है पुलिस की और चार्जशीट के बाद में लोग जमानत कराते हैं। जमानत कराने के बाद तो कभी कभी लोग जिन्होंने मुकदमा लिखाया है, जो वादी मुकदमा है, वो स्वयं सोचते हैं कि इस मुकदमे में समझौता हो जाए। या पॉक्सो के केसेस हैं या 376 रेप के एलिगेशन है, इनमें क्या होता है, व्यक्ति जब अपनी बेल करा लेता है, बेल करा लेने के बाद वादी मुकदमा कभी कभी इस मूड पे आ जाता है कि अब हम इस मुकदमे को आगे नहीं चलाएंगे, इसको बीच में ही खत्म कर देंगे। तब दोस्तों ऐसी स्थितियों में मेरी राय है कि अगर कोई बहुत गंभीर मुकदमा लिखा है जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा का प्रोविजन है, तो उसमें कभी वादी और अभियुक्त आपस में कंप्रोमाइज लिखकर ना करें। कोई ऐसा कंप्रोमाइज ना करें जो रिटन और रिटन में कंप्रोमाइज दाखिल भी ना करें। यद्यपि मुकदमों के संबंध में 2 प्रकार की चीजें हैं। कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जो एक इस प्रकार के मुकदमे हैं कि समाज के प्रति अन्याय हो रहा है, माने समाज पर उनका बैड इफेक्ट जाता है। अगर मुलजिम को छोड़ दिया जाएगा तो समाज में गलत संदेश जाएगा। ऐसे मुकदमों में कभी भी समझौता अनुमन्य नहीं होता है, समझौता नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसे मुकदमों में जब भी वादी मुकदमा के या उसके जो भी गवाह हैं उनकी गवाही होती है, तो उस गवाही के आधार पर देखा जाता है कि क्या कोई मामला प्राइमा फेसाई बनता था या बनता है। अगर कोई मामला प्राइमा फेसाई बनता है तभी उसमें कोई आगे की प्रक्रिया की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है, अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों जब ऐसा कोई मामला हो जिसमें समाज के विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है, तो सबसे पहले मेरी राय है कि कोई समझौता न लिखें, न कोई समझौते की बात पत्रावली पर आने दें। इसमें क्या है कि पुलिस अगर ये लिख देती है कि वादी और अभियुक्त में समझौता हो गया है, तो न्यायालय इसको इस निगाह से देखता है कि हो सकता है कि वादी को अभियुक्त ने कोई लालच देकर या कोई साक्ष्य को टेम्पर करके मामला समाप्त कराने का प्रयास किया हो। तो ऐसे में जो न्यायालय है वो वादी को और ज्यादा संदेह भरी नजरों से देखने लगता है और सजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसी मामले में कुछ ऐसा एविडेंस ले आया जाए पत्रावली में गवाही के दौरान, ये गवाही से ही मुकदमे खत्म हो सकते हैं, तो गवाही के दौरान कुछ ऐसी बातें कहलवाई जाएं, कुछ ऐसी बातें पूछी जाएं जिनसे ऐसा प्रतीत होने लगे कि मामला संदेह के घेरे में है, संदेहास्पद है और अभियुक्त की बजाय अन्य किसी ने अपराध किया होगा। अपराध तो हुआ ही होगा। परिकल्पना न्यायालय में ये होती है कि अपराध हुआ है, क्योंकि अपराध हुआ है तभी तो चार्जशीट आई है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है, अब उस मर्डर में जिस व्यक्ति की डेड बॉडी है उसको कहां ले जाया जाएगा? उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका मर्डर नहीं हुआ। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मर्डर इस व्यक्ति ने नहीं किया है जिस पर आरोप लगाया गया है, जो उस मामले में अभियुक्त है। तो ऐसे मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप नहीं है, ऐसा प्रमाण पत्रावली में गवाही के दौरान लाया जाए।
बहुत ज्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जल्दी करने में लोग नुकसान उठा जाते हैं। तो पत्रावली में अगर गवाही ऐसी लाई जाए कि एक्यूज्ड पर्सन ने, माने जो अभियुक्त है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसने मर्डर नहीं किया है या उसने रेप नहीं किया है, पता नहीं किस व्यक्ति ने किया है, उसमें जो भी इलीगलिटी है उनको पत्रावली पर रिकॉर्ड में लाया जाए, तो मुझे लगता है कि वो एक समझौता ही होगा और उसके आधार पर वो मुकदमा अतिशीघ्र समाप्त हो सकता है। और दूसरा पहलू है कि कुछ ऐसे मामले हैं जो सीआरपीसी की धारा 320 में दिए गए हैं, जो कंपाउंडेबल हैं। कंपाउंडेबल माने समनीय हैं, उनको किसी भी समय जो पीड़ित व्यक्ति है उसके प्रार्थना पत्र पर समाप्त किया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि कौन मामले समनीय है, कौन समनीय नहीं है, माने समाप्त कंपाउंडेबल है, जिनमें समझौता हो सकता है, तो उसकी लिस्ट दी हुई है। और उस लिस्ट में यह भी दिया हुआ है कि इसमें पीड़ित कौन व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसी व्यक्ति की ओर से कंप्रोमाइज दाखिल किया जाता है कि अब मैं इस मुकदमे को समाप्त करना चाहता हूं। उस व्यक्ति के अलावा कोई नहीं दाखिल कर सकता। और दोस्तों एक और बात है, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें जो समनीय नहीं है लेकिन न्यायालय के अनुज्ञा से या आदेश से उनको समाप्त किया जा सकता है। वो ऐसे मामले हो सकते हैं या होते हैं जिनका समाज के विरुद्ध कोई गलत प्रभाव नहीं जाता है, वो पर्सनल ऑफेंस होते हैं। दोस्तों उन मामलों में भी गवाही के आधार पर या कंप्रोमाइज दाखिल करके लोअर कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में आप कंप्रोमाइज दाखिल करते हैं, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट उस मामले में आपके विरुद्ध या आपके कंप्रोमाइज के आधार पर कोई आदेश नहीं कर सकता है। कुछ न्यायालय कर भी देते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर वहां स्वीकार नहीं होता है तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा करके, किसकी सर्टिफाइड कॉपी, जो आपने कंप्रोमाइज दाखिल किया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी करा करके एक रिट दाखिल करते हैं 482 में हॉनरेबल हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में 482 में जो वो रिट जाएगी वो दोनों लोगों की कंबाइंड होगी, माने वो जो प्रार्थना पत्र 482 के अंतर्गत जाएगा सीआरपीसी में, वो दोनों लोगों का कंबाइंड एफिडेविट पर जाएगा। दोनों लोग उसमें एपीयर होते हैं, दोनों लोग माने जो दो पक्ष कंप्रोमाइज कर रहे हैं, माने वादी और एक्यूज्ड। और उस प्रार्थना पत्र पर ऑनरेबल हाई कोर्ट मामले को कंप्रोमाइज के आधार पर सेटिसाइड कर देता है, समाप्त कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रोसीडिंग को समाप्त करा सकते हैं तब जब आपका मामला न्यायालय में आ गया हो, चल रहा हो, कोर्ट में फाइल आ गई हो, चार्जशीट आपकी सबमिट हो गई हो। लेकिन अगर आपके विरुद्ध कोई एफआईआर लिखी गई है और उसी स्तर पर जैसे ही एफआईआर लिखी गई है आप पुलिस के पास ही उसको समाप्त कराना चाहते हैं और वो भी कंप्रोमाइज के आधार पर, तो इसमें भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस अपराध का पता लगाती है और अगर अपराध हुआ है तो उसमें चार्जशीट अवश्य ही सबमिट करती है। लेकिन तब चार्जशीट नहीं सबमिट कर सकती जब वो एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाती। एविडेंस नहीं होता है किसी अपराध का तो उसमें आरोप पत्र नहीं आता है उन लोगों के विरुद्ध जो एक्यूज्ड हैं या जो नामित हैं, जिन पर अपराध का अभियोग लगाया गया है, चाहे वो नोन पर्सन हो या अननोन पर्सन हो। जैसे मान लीजिए कोई अज्ञात पे मुकदमा लिखा जाता है, उसमें किसी व्यक्ति का नाम प्रकाश में आ जाता है, तो नाम प्रकाश में आने के कई तरीके हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनती है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम प्रकाश में आता है। कुछ ऐसे तरीके हैं कि कोई व्यक्ति के गवाही और बयानों के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम प्रकाश में आता है। कभी कभी क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं चोरी हुई है और वहां अगल बगल में लगे हुए किसी सीसीटीवी फुटेज में आप वही चोरी का सामान ले जाते हुए रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे मामलों में बहुत ही सावधानी के साथ आपको आवश्यकता होती है कि आप कंप्रोमाइज की बात करें या कंप्रोमाइज करके मामले को समाप्त कराने का प्रयत्न करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप पुलिस से मामला भी समाप्त करा दें, एफआईआर लगवा दें और बाद में न्यायालय में वो एफआईआर एक्सेप्ट न हो और आप 191 बी के अंतर्गत सीधे सीधे तलब हो जाएं, जो अक्यूज पर्सन है वो तलब हो जाए।
तो दोस्तों, बहुत ही सावधानी पूर्वक, और चूंकि एक अधिवक्ता को बहुत ही लंबा अनुभव होता है उसके कैरियर का, उसने जो भी अपने जीवन में काम किया है रोज वही मामले देखे हैं, इसलिए आप हमेशा अच्छे अधिवक्ता को एंगेज करें, अपीयर कराएं और उनसे राय मशविरा लेकर के ही कोई काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुकदमा समाप्त कराने की प्रोसीडिंग में आप और गहराई से फंस जाएं। आप उसमें जो भी ऐसी भाषा लिख रहे हैं उस भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। उस भाषा में बहुत ऐसी चीजें नहीं लिखनी चाहिए कि कहीं कोई एडमिशन हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार से आप क्रिमिनल मुकदमों को भी बीच में ही समाप्त करा सकते हैं। यद्यपि इस समय जब से बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए प्रचलन में आ गया है 1 जुलाई से, तब से बिना पूर्ण रूपेण एविडेंस के न्यायालय में जल्दी आरोप पत्र नहीं सबमिट होगा, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे मामलों में एविडेंस महत्वपूर्ण होता है कि क्या साक्ष्य आपके विरुद्ध है, उस साक्ष्य का काट खोल लें। क्योंकि अगर कोई झूठे साक्ष्य गढ़े गए हैं तो उन मामलों में आप बीच में ही न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दे करके या विवेचक को एक प्रार्थना पत्र दे करके उसके विरोध में जो भी बचाव में कोई एविडेंस आ सकता है उसको तलब करा सकते हैं, मंगवा सकते हैं और चार्जशीट का पार्ट बनवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पर आरोप है कि आपने कोई रेप किया है और जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन आप कहीं और जगह थे, तो आप विवेचक को एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं या और उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं कि वहां का रिकॉर्ड देख लिया जाए। तो आपका अगर वहां रहने का रिकॉर्ड ही नहीं है, आप वहां नहीं थे, जिससे ऐसी संभावना बनती हो कि आपने कोई अपराध किया होगा, तो आप निश्चित ही उस मामले में बरी हो जाएंगे। और प्राइमरी स्टेज पर ही जब आप पे चार्जशीट की स्थिति आ रही थी, आपको अभियोजन चलाए जाने के लिए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाना था, उसी स्टेज पर आपके विरुद्ध एफआईआर आ जाएगी और आप आराम से बच करके उस मुकदमे से बरी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही ध्यान रखते हुए इससे संबंधित जो भी सुसंगत रूलिंग्स हैं वो मैं स्क्रीन पर शेयर किए देता हूं, आप लोग उसको पढ़ लें, देख लें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।